गुरुकृपा क्लास की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं घनश्याम लवानिया फिर से एक बार आपको डाइजेशन हमारा जो चल रहा था हमने छोड़ के गए थे डाइजेशन के बारे में। कल हमने कराया था आपको डाइजेशन पार्ट फर्स्ट कराया था। आज हम डाइजेशन का पार्ट सेकंड कराएंगे और आज हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। प्रिय मित्रों, मैं आपको बता दूं ये ऐसा एक टॉपिक है जो कंपटीशन चाहे कोई सा भी हो, चाहे आपका रेट लेवल फर्स्ट है, चाहे सेकंड है, चाहे पटवार है, चाहे पुलिस है, चाहे ऐसा ही है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन है जो है बनता है। तो इसलिए मित्रों हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पाचन जो हमारा चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम लास्ट में उसको यहाँ फिनिश करने वाले हैं। तो यहाँ बात करते हैं हम इधर पाचन के बारे में। कल मैंने आपको कराया था पाचन के अंतर्गत मैंने आपको बताया था मुख, मैंने आपको कराया था मुख गुहा के बारे में बताया और लार ग्रंथियों के बारे में भी मैंने आपको बता चुका हूं इधर, और मैंने जीव के बारे में भी आपको बताया हुआ है। प्रिय मित्रों, पाचन जो है इस पाचन के अंतर्गत जो हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इधर डायग्राम थोड़ा सा मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। पाचन का जो हमारा डायग्राम है ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये मुख गुहा हो गई और यहां से होता हुआ ये हमारी ग्रास नाल है। ग्रास नाल जो होती है ये आगे जाकर के ग्रास नाल आगे जाकर के आमाशय के अंदर खुलेगी और ये आमाशय जो होता है ये हमारा जो है ये सी आकार की एक नली में आकर के खुलेगा और ये नली हमारी किस नाम से जानी जाती है, ग्रहणी के नाम से जानी जाती है। और आगे की तरफ हमारा क्या आएगा इधर मित्रों, ये हमारा यहाँ पर इधर ये बढ़िया आना प्रारंभ हो गया, यहाँ से ये बढ़िया है और इधर हम बढ़िया को कंटिन्यू करेंगे। बढ़िया का लिए एंड वाला पार्ट है, द एंड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये मित्रों हमारी क्या है, बढ़िया है। और यहाँ पर ये जो मैं ऑर्गन्स आपको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इधर, ये डायग्राम हमारा जो है इधर ये पैनक्रियाज हो गया, दिस इज पैनक्रियाज। या हमारा ये क्या कहलाएगा मित्रों, ये कहलाएगा अग्नाशय और ये हमारा क्या कहलाएगा आमाशय। यह हमारा ये क्या कहलाएगा स्टोमच। यह हमारा ये पेट के नाम से इसको जाना जाता है। आगे हमारा यहाँ पे इधर है ये हमारा यहाँ पे मैंने आपको बताया था कल ये इधर ये मुख हो गया और यहाँ पर जैसे द बकल कैविटी या हमारा ये कहलाएगा मुख गुहा के नाम से इसको जाना जाता है। और दिस इज द फेरिंक्स पार्ट, ये हमारा फेरिंक्स पार्ट है। इधर हमारा ये नीचे की तरफ ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट हो गया, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इधर हमारा ये इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट हो गया। प्रिय मित्रों, मैं एक बात बताऊं आपके लिए कि ये जो हमारा ये पार्ट है ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये लीवर है। और लीवर याद रखना ये हमारी बॉडी का कौन सा वाला पार्ट हो गया, दिस इज द लेफ्ट साइड। और ये हमारी बॉडी की कौन सी साइड है बताइए, दिस इज द राइट साइड ऑफ द बॉडी। ये राइट साइड है ह्यूमन बॉडी की और दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट हमारा कहलाएगा ग्रसनी कहलाएगा फेरिंक्स पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये वाली जो नली है ये नली हमारी कहलाएगी ग्रास नाल। और याद रखना ग्रास नाल के अंदर कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। इधर हमारा मैंने आपको बताया यहाँ से ये जो ग्रहणी है ये जो पार्ट है सी आकार का ये वाला पार्ट ये हमारा कहलाएगा ग्रहणी या डियोडेनम के नाम से इसको जाना जाता है। और यहीं से हमारी एक रचना निकलती है इधर, ये कहलाएगी क्या, ये कहलाएगी पित्ताशय। ये क्या कहलाएगी मित्रों, ये रचना हमारी कहलाती है पित्ताशय के नाम से इसको जाना जाता है। एंड दिस इज लीवर पार्ट। ये वाला पार्ट हमारा क्या बताइए, ये हमारा कहलाएगा लीवर या यकृत के नाम से इसको जाना जाता है। ये हमारा यहाँ पर इधर बड़ी आंत प्रारंभ हो गई। ये छोटी आंत का जो पहला भाग है ये कहलाएगा ग्रहणी।
सेकंड पार्ट जो है बीच वाला ये हमारा क्या कहलाएगा बताइए, ये कहलाएगा जेजुनम। और जो लास्ट पार्ट है छोटे आंत का, ये हमारा कहलाता है इलियम पार्ट। कौन सा वाला पार्ट कहलाएगा, इलियम वाला पार्ट कहलाएगा। इधर ये बड़ी आंत जो है, ये बड़ी आंत जहाँ पर छोटी आंत हमारी अंत हो रही है और बड़ी आंत जहाँ पर मिलती है, छोटी आंत और बड़ी आंत इन दोनों के मिलने के स्थान पर जो एक रचना पाई जाती है, उंगली के समान उभार जो पाया जाता है, ये उंगली के समान जो उभार होता है प्रिय मित्रों, ये हमारा कहलाता है क्या, इसे अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अपेंडिक्स। या हिंदी वर्ड यदि मैं बात करूं इधर, तो ये हमारा कहलाएगा कृमि रूपी, ये कहलाएगा कृमि रूपी परिशेषिका। इसे बोलेंगे अपन कृमि रूपी परिशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये हमारा कहलाएगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो छोटी आंत जहां पर अंत हो रही है और बड़ी आंत जहां से स्टार्ट होती है, इन दोनों के मिलने के स्थान पर जो हमारी उंगली के समान जो व्यवहार पाया जाता है, ये हमारा कहलाएगा अपेंडिक्स या कृमि रूपी परिशेषिका के नाम से इसको जाना जाता है। ये बड़ी आंत का ये पहला भाग है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पहला जो हिस्सा है, ये कहलाएगा सीकम। और ये वाला जो पार्ट है, जब भोजन यहाँ पे चढ़ रहा है इधर, ये कहलाएगा कॉलन पार्ट। और ये आरोही कॉलन है। कौन सा कॉलन है मित्रों, आरोही। और ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अवरोही कॉलन। और नीचे की तरफ यहाँ पे भोजन आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अवरोही, अवरोही कॉलन। और यहाँ ये कहलाएगा सिग्मोइड, ये कहलाएगा सिग्मोइड कॉलन। और ये क्या कहलाएगा, ये लास्ट वाला जो पार्ट है बड़ी आंत का, ये मलाशय कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्रों, मलाशय। चलिए बात करता हूं मैं आगे। मैंने आपको यहाँ कराया था जिह्वा के बारे में कराया था मैंने आपको। आगे हमारा एक नया जो आता है, वो आता है ग्रसनी। और इस ग्रसनी को मैंने एक नाम दिया फेरेंक्स। ग्रसनी को मैंने क्या नाम दिया, फेरेंक्स नाम दिया। प्रिय मित्रों, मैंने आपको बताया कल कि जब हमारे भोजन के अंदर लार क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। और भोजन के अंदर लार के मिक्स होने के बाद भोजन एक अर्धठोस गोली के रूप में बदल जाता है। और उस अर्धठोस गोली को मैंने क्या नाम दिया, उस अर्धठोस गोली को मैंने नाम दिया बोलस। याद रखें, लार के मिक्स होने के बाद, पॉइंट लिख रहा हूं यहाँ पे इधर, लार के भोजन में मिक्स होने के बाद, भोजन में लार मिक्स होने के बाद, भोजन में लार मिक्स होने के बाद, भोजन एक अर्धठोस गोली में बदल जाता है। भोजन एक अर्धठोस गोली में बदल जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे बोलस कहा जाता है। तो याद रखना मित्रों, जब हमारे भोजन के अंदर लार मिक्स हो जाती है, तो उसके बाद अर्धठोस एक गोला बनता है मुख गुहा के अंदर, और वो गोला जिसे अपन क्या कहते हैं, बोलस के नाम से जानते हैं। अब इस गोले को हम क्या करना है, स्वेलिंग प्रोसेस होगा, निकलने का जो प्रोसेस होगा उसके बारे में बात करेंगे। अब हमारा भोजन जाएगा ग्रसनी वाले पार्ट के अंदर। और मित्रों याद रखना, इस ग्रसनी वाले पार्ट के अंदर एक हमारी स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो हमारी कहलाती है एपिग्लोटिस। एक रचना पाई जाती है एपिग्लोटिस। ये जो एपिग्लोटिस होता है, ये एपिग्लोटिस का काम क्या है, ये हमारे ग्रसनी या फेरेंक्स वाले पार्ट में मिलेगा। और आपको मालूम होगा कि जो हमारे तालु होते हैं, जो ऊपर का जो हमारा तालु होता है, उस ऊपर के तालु के से जुड़ा हुआ एक यू आकार की मांसपेशियों की बनी हुई एक रचना पाई जाती है। जब आप अपना दर्पण में मुंह देखे हुए नजर करोगे, तो उसमें आपको नजर आएगा कि वास्तव में जब हम मुंह को फाड़ेंगे, तो उसके अंदर जो ऊपर वाला जो तालु है, उस ऊपर वाले तालु के साथ एक यू आकार की एक स्ट्रक्चर जुड़ी हुई मिलेगी आपको। ये स्ट्रक्चर किस नाम से जानी जाती है मित्रों, ये स्ट्रक्चर एपिग्लोटिस के नाम से इसको जाना जाता है। वास्तव में एपिग्लोटिस का काम क्या है, एपिग्लोटिस का काम होता है मित्रों कि एपिग्लोटिस जो होती है, ये क्या काम करती है, इसका काम होता है, ये माना कि हमारा ये क्या है, यहाँ पर ये नली है, एक नली ये हो गई,
ग्रसने वाले पार्ट में दो प्रकार की नलियां होंगी। पहली वाली जो ये नली है, इस नली को मैंने क्या नाम दिया मित्रों, ये नली हमारी कहलाएगी श्वसन नली। इस पहली वाली नली को मैंने नाम दिया श्वसन नली, और ये सेकंड जो नली है, ये सेकंड वाली जो नली है ये कहलाती है भोजन नाल या भोजन नली के नाम से इसको जानेंगे। इन दोनों के ऊपर, यहां मैंने आपको बताया अभी, इन दोनों के ऊपर एक मांसपेशियों की बनी हुई एक रचना पाई जाती है। यू आकार की जो रचना होती है मांसपेशियों से बनी हुई, ये मांसपेशियों से बनी हुई यू आकार की जो रचना होती है, जिसको मैंने क्या नाम दिया, एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस ऊपर का जो तालु होता है, ये ऊपर के तालु के साथ, यानी ऊपर के जो तालु होता है उस ऊपर के तालु के साथ एक यू आकार की मांसपेशियों की बनी हुई एक रचना जुड़ी रहती है, जिसे हम एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, जब हम भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं या जब बोलस को निगलने की क्रिया होती है, क्योंकि लार के मिलने के बाद भोजन क्या बन गया, बोलस। इस बोलस को निगलने की जब क्रिया होगी मित्रों, तो याद रखना भोजन जो है ये हमारा इस श्वसन नली के अंदर ना चला जाए, भोजन जो है इस श्वसन नली के अंदर ना चला जाए, इसलिए ये क्या काम करता है, ये एपिग्लोटिस इस श्वसन नाल को क्या कर लेता है, हमारे भोजन के ग्रहण करते समय या भोजन के निगलते समय भोजन हमारा श्वसन नाल में ना चला जाए। इसी वजह से ये एपिग्लोटिस हमारी इस श्वसन नली को ढक लेता है और भोजन हमारा कहाँ चला जाता है, भोजन हमारा इस आहार नाल यानी हमारी इस भोजन नली के अंदर आ जाता है। तो इसका काम क्या हुआ, इस एपिग्लोटिस का काम होता है भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकना। तो याद रखना एपिग्लोटिस का जो कार्य है वो क्या है, भोजन को श्वसन नली में, भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकना। भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है बताइए, एपिग्लोटिस कर रहा है। और एपिग्लोटिस हमारे बॉडी के किस पार्ट में पाया जा रहा है, वो ग्रसने वाले या फेरिंक्स वाले पार्ट के अंदर पाया जा रहा है। तो प्रिय मित्रों, आगे हम यहाँ पे टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आपको ये नोट कर लेना है इधर कि वास्तव में एपिग्लोटिस का जो काम होता है वो काम होता है भोजन को हमारी रेस्पिरेटरी जो ट्यूब होती है या भोजन जो नाल होती है भोजन नली के अंदर जाने से, मतलब ये इसको रेस्पिरेटरी ट्यूब के अंदर जाने से रोकने का काम करेगा। जो एपिग्लोटिस होता है तो भोजन को रेस्पिरेटरी ट्यूब में नहीं जाने देता, ये इसको कवर कर लेता है और भोजन हमारा कहाँ चला जाता है, इस भोजन नाल के अंदर या फूड पाइप के अंदर आसानी से चला जाता है। हम बात करेंगे आगे इसमें, ये तो हमारा हो गया एपिग्लोटिस पार्ट हो गया, अर्थात ग्रसनी के अंदर क्या प्रोसेस होगा। ग्रसनी के अंदर मैंने आपको बताया भोजन जो है हमारा कहाँ ना जाकर के कहाँ जा रहा है, श्वसन नली में ना जाकर के हमारा कहाँ पे जाएगा, भोजन नाल के अंदर जाएगा। आगे बात करेंगे, आगे हमारा आएगा ग्रास नाल, आगे आएगा मित्रों ग्रास नाल या ओइसोफेगस। ओइसोफेगस आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और आपको यहाँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रिय मित्रों, एक बात ध्यान दें, इधर ग्रास नाल जो है, इस ग्रास नाल के अंदर कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती। ग्रास नाल के अंदर कोई पाचन नहीं होता, ग्रास नाल के अंदर क्या नहीं होता, पाचन की क्रिया नहीं पाई जाती। फिर ग्रास नाल क्या काम करेगी भाई, ग्रास नाल के अंदर क्रमाकुंचन गतियां पाई जाती हैं। केवल ग्रास नाल में कौन सी गतियां पाई जाती है, क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। ग्रास नाल के अंदर कौन सी गति पाई जाती है, ग्रास नाल में क्रमाकुंचन गतियां पाई जाती हैं। और क्रमाकुंचन गतियों का मतलब क्या होता है, भोजन को पीछे से आगे की तरफ क्या करती है, मूव करने का काम करती है, इस प्रकार से धकेलने का काम होता है। तो याद रखना, माना कि हमारी ये ग्रास नाल है मित्रों, ग्रास नाल के अंदर ये क्या आ गया, बोलस आ गया। और मैंने आपको बताया अभी कि हमारी जो ग्रास नाल है, ये वाली हमारी जो नली है इसको बोलेंगे ग्रास नाल। ये नली हमारी क्या कहलाएगी, ग्रास नाल के नाम से जानेंगे इसको। और ग्रास नाल में भोजन को पीछे से आगे की तरफ धकेलने का काम किया जाता है, यानी बैकवर्ड पोजीशन से आगे की तरफ हम इसको रिमूव क्या करेंगे, आगे तरफ इसको धकेलने का काम, कोशिश का काम होता है इसका।
तो याद रखना ग्रास नाल के अंदर किस प्रकार की गतियां पाई जाती हैं, क्रमानुसार गतियां पाई जाती हैं, और जिनका काम क्या होता है, जो भोजन को आगे की तरफ धकेलती हैं, जो भोजन को आगे की ओर क्या करती है, पुश करती हैं या धकेलने का काम करती हैं। बाकी का हमारा ग्रास नाल के अंदर कोई पाचन का प्रोसेस नहीं होता है, केवल कौन सी गति पाई जाती है इसके अंदर, ग्रास नाल में क्रमानुसार गति होती है, जो भोजन को बैक पोजीशन से नेक्स्ट यानी आगे की पोजीशन में क्या करती है, पीछे से आगे की तरफ पुश करने का काम करती है। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। आगे हमारा है ग्रास नाल कंप्लीट हो गया हमारे यहाँ पे। इधर आगे बात करता हूँ मैं। इधर आगे हमारा भोजन कहाँ पे आ गया बताइए, ये ग्रास नाल से होता हुआ भोजन हमारा कहाँ पे आ रहा है, ग्रास नाल से होता हुआ भोजन हमारा किसके अंदर आ गया, ये आमाशय के अंदर आ गया। बताइए आमाशय हमारी बॉडी के किस भाग में पाया जाता है, लेफ्ट साइड में पाया जाता है या राइट साइड के अंदर, बताइए। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये आमाशय है, ये हमारे बॉडी के लेफ्ट में पाया जाता है या राइट साइड में पाया जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, ये मेरी बॉडी का लेफ्ट वाला साइड हो गया, ये मेरी बॉडी का राइट वाला पार्ट हो गया। तो याद रखिएगा, इधर याद रखिएगा ये आमाशय हमारी बॉडी की किधर पाया जाता है, ये मैं लिखा हुआ है ऑलरेडी, लेफ्ट साइड इधर है और जिस इधर राइट साइड होता है ह्यूमन बॉडी। तो मैंने आपको बताया अभी ये आमाशय जो होता है ये हमारे कहां पर पाया जाता है, शरीर के बाईं ओर पाई जाने वाली एक रचना होती है। मैं यहां लिख देता हूं इधर आमाशय, ये है हमारा आमाशय, और आमाशय का एक दूसरा नाम होता है पेट, या इसका एक नाम और होता है, ये हमारा कहलाता है स्टोमच के नाम से इसको जानते हैं। आमाशय, पेट या स्टोमच ये तीनों हमारे एक ही वर्ण हैं। अब बात करेंगे इसमें, बताइए आमाशय हमारी बॉडी की कहां पर पाया जाता है, ये हमारे शरीर के बाईं ओर पाई जाने वाली रचना है। यहां लिख रहा हूं पॉइंट्स, आप मेरे साथ नोट करते हुए चलें। आमाशय, आमाशय शरीर की, आमाशय शरीर की किधर पाया जाता है बताइए, ये बाईं ओर पाया जाता है। आमाशय हमारे मानव शरीर के किधर पाया जाता है, ये आमाशय हमारे मानव शरीर के किधर पाया जाता है, लेफ्ट पोजीशन में यानी बाईं ओर पाई जाने वाली एक रचना होती है। ये कैसे आकृति का होता है बताइए, जी के आकार का अंग है। आमाशय का आकार कैसा होता है, जी के आकार का क्या होता है, अंग होता है। आमाशय एक जे की आकृति का क्या होता है, अंग होता है। बात करेंगे इधर आमाशय में या आमाशय में, आमाशय से कौन सा रस निकलता है बताइए, आमाशय से निकलने वाला जो रस है वो कौन सा रस है बताइए। आमाशय से जठर रस का क्या होता है, स्रावण होता है। आमाशय के द्वारा कौन सा रस निकलता है बताइए मित्रों, आमाशय के द्वारा जठर रस को निकाला जाता है। जठर रस या इस जठर रस का नाम क्या है बताइए, जठर रस का एक नाम और है, इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। यानी इस आमाशय के द्वारा जो हमारा रस निकाला जाता है, जो हमारा एंजाइम वगैरह निकाले जाते हैं, वो हमारा कौन सा है बताइए, ये कहलाएगा जठर रस या गैस्ट्रिक जूस के नाम से इसको जाना जाता है। और याद रखना ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जठर रस का जो पीएच मान होता है, जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है, जठर रस का जो पीएच लेवल होता है वो 1.2 होता है। तो यहां से हमारा क्वेश्चन होता है कि जठर रस की पीएच का मान कितना होता है। जठर रस का आपका आंसर होना चाहिए कि जठर रस का जो पीएच मान होता है वो हमारा 1.2 होता है। अब है क्या जठर रस। प्रिय मित्रों, आपने सुना है आमाशय, आमाशय में हमारा जो ये आमाशय है, इस आमाशय में मित्रों 3 प्रकार की क्या पाई जाती है, सेल पाई जाती हैं। इस आमाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आमाशय में 3 प्रकार की क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। पहला है, पहली जो सेल होती हैं उनका नाम है ऑक्सेंटिक सेल। पहली कोशिका कौन सी मित्रों बताइए, पहली कोशिका का नाम है ऑक्सेंटिक कोशिका।
पहली कोशिका का नाम है ऑक्सेंटिक कोशिका। मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चाहे तो ले सकते हैं। आगे मैं आमाशय से रिलेटेड यहाँ सारे क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ। इधर देखे जरा, इधर मैंने बताया अभी कि आमाशय जो होता है उस आमाशय के अंदर हमारी कितने प्रकार की सेल पाई जाती हैं। आमाशय के अंदर हमारी 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आमाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। 3 प्रकार की क्या होती हैं? सेल्स होती हैं। आमाशय में 3 प्रकार की क्या होती हैं? सेल्स होती हैं। पहली सेल्स कौन सी बताइए? ऑक्सेंटिक सेल्स। आमाशय में कितने प्रकार की सेल्स है मित्रों? पहली है ऑक्सेंटिक कोशिका, ऑक्सेंटिक सेल्स, या इस सेल्स का एक नाम और है क्योंकि ये अम्ल निकालने वाली होती है, या इसके द्वारा हमारा अम्ल को निकाला जाता है। अतः अम्ल को निकाले जाने की वजह से ये हमारी कहलाती है अम्लजन कोशिका के नाम से भी इसको जाना जाता है। अम्लजन कोशिका के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि ये सेल्स हमारी क्या होती है? ये सेल्स हमारी क्या निकालती है? अम्ल निकालती हैं। और याद रखना, ऑक्सेंटिक सेल्स, ऑक्सेंटिक कोशिका बताइए कौन सा अम्ल निकालती है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावण करती हैं। ये जो हमारी ऑक्सीडेटिव कोशिकाएं होती हैं मित्रों, ये हमारा क्या निकालती हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालती हैं। और हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एक प्रकार का प्रबल अम्ल होता है। तो याद रखें, ऑक्सीडेटिव जो कोशिका है, ये ऑक्सीडेटिव कोशिका हमारी क्या निकालती है बताइए? इस ऑक्सीडेटिव कोशिका के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl का स्रावण किया जाता है। और HCl एक प्रकार का कैसा अम्ल है? HCl एक प्रकार का प्रबल अम्ल होता है। HCl एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या प्रबल अम्ल के रूप में इसको जाना जाता है। चले आगे की तरफ। अब ये HCl का काम क्या है? मैं बताया 3 सेल हैं, 3 सेल हैं। पहली ऑर्गेनिक सेल हो गई। सेकंड सेल्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इधर ये जो है अगली कोशिका है जाइमोजन सेल, जाइमोजन कोशिका। अगली कोशिका है जाइमोजन कोशिका। और जाइमोजन कोशिका के द्वारा क्या निकाला जाता है? इसके द्वारा निष्क्रिय, इसके द्वारा निकाला जाता है पेप्सिनोजन। इसके द्वारा क्या निकाला जाता है मित्रों? इसके द्वारा निकाला जाता है पेप्सिनोजन। क्या निकाला जाता है? जाइमोजन कोशिका के द्वारा जो रिलीज किया जाता है वो रिलीज किया जाता है पेप्सिनोजन। और याद रखना, पेप्सिनोजन जो होता है जिसके पीछे नोजन लगा हुआ आए, नोजन जिसके पीछे मिला आपको मिलता है, वो हमारा क्या होता है? वो सक्रिय नहीं होता, वो निष्क्रिय अवस्था में होता है। याद रखिएगा, मैंने बताया जिसके पीछे नोजन लगा हुआ मिलता है, नोजन वाली जो कंडीशन होती है, इसका मतलब वो कोई काम का नहीं है। वो कैसी अवस्था में है? वो हमारा निष्क्रिय अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? निष्क्रिय अवस्था में है। तो याद रखें, अब इस निष्क्रिय को सक्रिय बनाने का काम कौन कर रहा है बताइए? मैंने बताया 3 प्रकार की सेल होती है। पहली सेल ऑर्गेनिक सेल है हमारी इधर, ये क्या रिलीज करेगी? HCl। और ये जाइमोजन जो कोशिका है, ये क्या निकालेगी? पेप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था में रिलीज करेगी। लेकिन इस जाइमोजन को, इस पेप्सिनोजन को, लेकिन इस पेप्सिनोजन को ये जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है, ये क्या में कन्वर्ट कर देगा बताइए? ये सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। ये सक्रिय पेप्सिन में क्या कर देता है मित्रों? बदल देता है। तो मैंने क्या बताया अभी? ये जो पेप्सिनोजन है जो निष्क्रिय अवस्था में है, पेप्सिनोजन जो निष्क्रिय अवस्था में निकाला जा रहा है आमाशय के द्वारा, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। और एक बात और बताऊं यहाँ के लिए, जहां पर यदि क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का पाचन करने वाला या निम्न में से प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो याद रखिएगा P से हो गया प्रोटीन, P से हो गया पेप्सिन। तो प्रोटीन का पाचन करने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है बताइए? पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम, P से पेप्सिन एंजाइम हो गया, P से क्या हो गया? प्रोटीन। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन एंजाइम। और रिलीज कहां से हो रहा है? जाइमोजन जो कोशिकाएं होती हैं आमाशय के अंदर पाई जाती हैं, इनके द्वारा निकाला जाता है। चलिए आगे की तरफ।
मैं आमाशय के बारे में बात कर रहा था मित्रों कि आमाशय में हमारे कितने प्रकार की सेल पाई जाती हैं। आमाशय में 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। फर्स्ट सेल हमारी ऑर्गेनिक सेल्स, दूसरी सेल्स हमारी जाइमोजन सेल्स और एक सेल्स और है, हम बात करेंगे एक कोशिका और है, एक कोशिका और है मित्रों आमाशय के अंदर, जिसका नाम है श्लेष्मा। अगली कोशिका कौन सी बताइए? श्लेष्मा कोशिका है। अगली कोशिका कौन सी है? अगली कोशिका है श्लेष्मा कोशिका। श्लेष्मा कोशिका या इस कोशिका का एक नाम और है, इसे बोलेंगे गॉबलेट सेल्स। दोबारा ध्यान दीजिएगा इधर, श्लेष्मा कोशिका का दूसरा नाम क्या है? गॉबलेट सेल्स। और याद रखें क्वेश्चन हमारा सीधा सीधा बनता है यहाँ से कि गॉबलेट सेल हमारी काई के अंदर पाई जाती हैं, तो गॉबलेट सेल्स हमारी आमाशय के अंदर पाई जाती हैं। और यदि क्वेश्चन बनता है कि एसीएल को कहां से निकाला जाता है, तो एसीएल भी हमारा आमाशय के द्वारा रिलीज किया जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है, याद रखना पेप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था में कहां से निकाला जाता है, तो पेप्सिनोजन को निष्क्रिय अवस्था में आमाशय के द्वारा ही निकाला जाता है, क्योंकि आमाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और उन कोशिकाओं में सबसे पहली ऑर्गेनिक सेल्स जो एचसीएल निकालेगी, सेकंड है जाइमोजन सेल्स जो हमारा निष्क्रिय अवस्था में पेप्सिनोजन को निकालेगी, तीसरा है श्लेष्मा सेल्स या गॉबलेट सेल्स, ये हमारी आमाशय के अंदर होती हैं। प्रिय मित्रों, जब HCl ज्यादा मात्रा में निकलना क्या हो गया? प्रारंभ हो गया, क्योंकि HCl का काम क्या होता है? HCl हमारा क्या करता है? ये भोजन के साथ आई हुई जीवाणुओं को नष्ट करने का जो काम करता है वो HCl करता है। भोजन के साथ जो हमारे मुखवास से होते हुए जो हमारे जीवाणु आते हैं, भोजन के साथ मिक्स होकर के हमारे आमाशय वाले पार्ट तक जब आते हैं, तो यहाँ इस आमाशय के अंदर हमारा HCl क्या काम करेगा? उस भोजन के साथ आए हुए सभी प्रकार के बैक्टीरिया को क्या कर देता है? नष्ट करने का काम करता है। इसके अलावा भोजन के जितने भी कठोर हिस्से होते हैं, भोजन के कठोर भागों को घोलने का काम भी कौन करता है? HCl करता है। भोजन को अम्लीयता प्रदान करने का भी काम कौन करता है? HCl करता है। तो HCl के बहुत सारे हमारे काम हैं। तो प्रिय मित्रों, HCl एक काम और करेगा क्या बताइए? माना कि हमारा आमाशय है और इस आमाशय में क्या हुआ? HCl बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो गया? निकलना स्टार्ट हो गया। इस आमाशय से जब HCl बहुत अधिक मात्रा में निकलना प्रारंभ हो जाता है, तो याद रखें ये हमारे आमाशय के लिए क्या पहुंचा सकता है? हानि पहुंचाता है। और ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? ये कंडीशन हमारी कहलाती है जब आमाशय के अंदर, जब आमाशय में HCl ज्यादा निकले या ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है, तो यह स्थिति ज्यादा निकलना प्रारंभ हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं मित्रों? तो इसे अति अम्लता, इसे अति अम्लता या इसे एसिडिटी के नाम से जानते हैं। इसे अति अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। और यदि ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो ये हमारा HCl जो है ये हमारी इस आमाशय को हानि पहुंचा सकता है, इसे नष्ट कर सकता है। लेकिन इस आमाशय से निकलने वाले HCl जो अधिक मात्रा में रिलीज किया जा रहा है कंडीशन में, ये कंडीशन कहलाएगी अति अम्लता या एसिडिटी के नाम से इसको जानेंगे। यदि मेरे को क्या करना है? HCl का प्रभाव कम करना है, तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए गॉबलेट सेल्स या श्लेष्मा कोशिका पाई जाती है। ये श्लेष्मा सेल्स क्या निकालेगी? श्लेष्मा रिलीज करेगी और ये श्लेष्मा हमारी इस आमाशय की दीवार से क्या हो जाएगा? चिपक जाता है। ये श्लेष्मा इस आमाशय की दीवार से क्या हो जाता है? चिपक जाता है। और ये HCl का इस HCl का हमारी आमाशय की दीवार पर कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि अब श्लेष्मा हमारी आमाशय की दीवार की क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है। अतः ये श्लेष्मा क्या काम करेगा भाई? ये श्लेष्मा कोशिका का काम क्या होता है? श्लेष्मा को रिलीज करना। और ये श्लेष्मा क्या करता है? इस HCl के प्रभाव से हमारे आमाशय को क्या करता है? बचाने का काम करता है। अब हमारी बॉडी में एसिडिटी बढ़ रही है, हमें क्या काम करना है? हमें अम्ल को शांत करने के लिए हमें किसका यूज करना चाहिए बताइए? क्षार का उपयोग करना चाहिए मित्रों, क्योंकि अम्ल क्षार को उदासीन करते हैं और क्षार अम्लों को क्या करते हैं? उदासीन करते हैं।
ये प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा इधर हमें अम्ल के प्रभाव को यदि क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, शांत करना है, तो हमें क्या काम में लाना पड़ेगा, इस अम्ल के प्रभाव को या इस अति अम्लता को समाप्त करने के लिए हमें क्षारीय पदार्थों का उपयोग करना पड़ेगा। और क्षारीय पदार्थ हमारा क्या है बताइए, यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये हमारा कैसा क्षार है बताइए, हमारा द्रवल क्षार है, जिसका पीएच लेवल कितना होता है, जिसका पीएच मान 10 होता है। हमें यहाँ पर अति अम्लता का हमें यदि क्या करना है, यदि उपचार करना है, तो अति अम्लता के उपचार के लिए हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक द्रवल क्षार है और जिसका पीएच मान कितना होता है, 10 होता है, इसके उपयोग के द्वारा हम किसकी प्रभाव को शांत कर सकते हैं, इस अम्ल के प्रभाव को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, हमारे आमाशय में जब ज्यादा मात्रा में एसिड बनना प्रारंभ हो गया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा एसिडिटी के नाम से जाना जाता है। और इसके प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे द्रवल क्षार का उपयोग करना पड़ेगा, जिसका पीएच मान कितना होता है, 10 होता है। आगे बात करूंगा मैं इधर, ये हमारा श्लेष्मा कोशिका हो गई। अब प्रिय मित्रों, यहाँ पर मैं HCl के काम बताना चाह रहा हूं आपके लिए। देखिए जरा इधर, यदि क्वेश्चन आ जाता है, देखिए मैंने बताया था कि आमाशय में, आमाशय के अंदर कितनी सेल पाई जा रही है, 3 सेल्स। कितनी सेल्स है बताइए, आमाशय के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कोशिका मैंने क्या बताई आपके लिए, पहली कोशिका के बारे में बताया ऑक्सीडेटिव सेल्स। पहली कोशिका कौन सी है, ऑक्सीडेटिव सेल्स। सेकंड कोशिका कौन सी है बताइए, जाइमोजन सेल। सेकंड कोशिका है जाइमोजन। एंड थर्ड है श्लेष्मा सेल्स। थर्ड है श्लेष्मा सेल्स। याद रखिएगा इधर, ये जो श्लेष्मा सेल है ये क्या रिलीज करेगी बताइए, ये रिलीज करेगी श्लेष्मा। ये क्या रिलीज करेगी, श्लेष्मा निकालेगी। इधर जाइमोजन सेल्स क्या निकालेंगे बताइए, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। और ऑक्सीडेटिव सेल्स क्या निकालेगी, HCl। क्या निकालेगी, HCl। और इन तीनों को मैंने क्या नाम दिया सामूहिक रूप से, ये तीनों के तीनों हमारे क्या कहलाते हैं, ये तीनों मिलकर के कहलाते हैं जठर रस। इन तीनों को मिलाकर के हम क्या करेंगे, जठर रस। और जठर रस की पीएच का मान 1.2 होता है। इन तीनों को मिलाकर के जठर रस नाम दिया गया है, HCl, पेप्सिनोजन और श्लेष्मा। इन तीनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है, जठर रस बोला जाता है, जिसका पीएच मान कितना होता है, 1.2 होता है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया आमाशय के बारे में हो गया। चलते हैं मित्रों आगे की तरफ। आगे हमारा है, चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के बारे में। आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में।